आप सभी का सार्थ एकेडमी के ई लर्निंग प्रक्रिया में स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का छठा अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो विश्व है, ये विश्व विभिन्न देशों में बटा हुआ है। ये समझ लीजिए कि देश है। इन देशों की सबकी अपनी अपनी सरकार है और ये सरकार जो है इन देशों की समस्याओं का समाधान करता है। जो प्रत्येक देश में अपनी अपनी समस्याएं हैं उसका समाधान ये सरकार करती है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी भी होती है जिसको कि कोई एक या दो देश मिल करके हल नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके लिए उन्हें सभी देशों की सहायता की या सहयोग की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है या महामारी है, तो इन सब चीज़ों में सभी देशों की सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ऐसे सहयोग के लिए जो सब देश मिल कर के कोई संगठन बनाते हैं, तो वैसे ही संगठन को हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैसा संगठन है जो कई सारे देश मिलकर बनाते हैं और इसके माध्यम से वो आपस में सहयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि यह युद्ध को रोकने और शांति स्थापित करने के मामले में मदद करता है। दूसरा जो उद्देश्य है इसका वह यह है कि यह लोगों की बेहतर जीवन परिस्थितियां कायम करने के लिए देशों की मदद करता है। तीसरा जो इसका उद्देश्य है वो यह है कि समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने में सदस्य देशों की मदद करता है। चौथा जो इसका उद्देश्य है कि विश्व में शांति स्थापित करने में यह सहयोग करता है। पांचवा जो इसका उद्देश्य है वो यह है कि यह देशों के मध्य सहयोग करने के उपाय बताता है और साथ में सूचनाएं जुटाने में भी मदद करता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया इसका उद्देश्य क्या है। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा विनाश हुआ। तो इस विनाश को देखने पर सभी देशों को यह सोचना पड़ गया, सोचने के लिए वो बाध्य हो गए कि इस तरह के विनाशकारी युद्ध पुनः न हो। तो इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने किया कि एक ऐसा संगठन बनाया जो कि इस तरह के युद्धों को भविष्य में होने से रोक सके। तो इसके लिए उन्होंने 1919 में लीग ऑफ नेशन, जिसे कि राष्ट्र संघ भी हिंदी में कहा जाता है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। तो ये लीग ऑफ नेशन जो था वो शुरुआती दौर में तो सफल रहा, लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका और अंततः 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में पहले विश्व युद्ध से ज़्यादा विनाश हुआ, ज़्यादा लोग इसमें मरे और ज़्यादा जनधन की हानि हुई। इसमें परमाणु बम का भी प्रयोग हुआ। तो इस चीज़ को देखते हुए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है। उसके तुरंत बाद ही इस लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में यूनाइटेड नेशन या ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। तो अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई है वो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है और इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 51 देश मिलकर किए थे। 51 कंट्रीज जो हैं वो इसके फाउंडर मेंबर हैं। भारत जो है इसके फाउंडर मेंबर नहीं है। भारत जो है इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को, यानी इसकी स्थापना के 6 दिन बाद इसका सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। इसके अलावा इसके कई सारे सहयोगी अंग और एजेंसियां भी हैं, लेकिन प्रमुख अंग जो है 6 हैं इसके। शुरुआती दौर में जैसे कि मैंने बताया कि 51 देश ही इसके फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन वर्तमान समय में अब इसकी सदस्य संख्या जो है 193 हो चुकी है।
अब हम इसके प्रतीक चिन्ह देखते हैं। यूएनओ का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें आप देखेंगे कि ये ग्लोब है और इस ग्लोब पर ये विभिन्न देशों का मैप बनाया गया है और इसके चारों तरफ से ये जो पत्तियों का जो लाइन बनाया गया है, ये पत्ती जो है जैतून, जिसको इंग्लिश में ओलाइव कहते हैं, ये ओलाइव की पत्तियां हैं। ये ओलाइव की पत्तियां जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूएनओ को शांति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य तो इसका यही है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। उसके बाद दूसरा जो इसका उद्देश्य है, राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, यानी कि विभिन्न देशों के बीच में किस तरह से सहयोग हो सकता है उसके बारे में बताना। तो उसका तीसरा इसका उद्देश्य है ऐसे झगड़ों को रोकने की कोशिश करना जो आगे चल करके युद्ध का रूप ले सकता है। चौथा उद्देश्य इसका यह है कि अगर युद्ध हो ही जाए तो इसका ये कोशिश रहता है कि युद्ध होने की स्थिति में शत्रुता का जो दायरा है वो सीमित रहे, वो ज़्यादा बढ़े नहीं। उसके बाद जो इसका पांचवा उद्देश्य है वो उद्देश्य है पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने का प्रयास करना। क्योंकि आप देखेंगे कि अधिकतर जो देशों के बीच में युद्ध होता है उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक मुद्दा शामिल रहता है। तो जब सामाजिक आर्थिक मुद्दे को ही सॉल्व कर दिया जाएगा तो युद्ध होने की स्थिति से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य भी देख लिए। और बच्चों एक चीज़ आपको मैं क्लियर करूँगा यहाँ पर कि जो मैंने इस मटेरियल में या इससे पहले वाले वीडियो में जो भी मैंने मटेरियल दिया है वो सारे जो है एनसीईआरटी बुक से ही लाइन बाय लाइन उठा करके मैंने रखा है। वो मैं इसलिए करता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में आप जो क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं उसमें यदि एनसीईआरटी का लाइन आपका नहीं रहता है तो उसमें आपको सफिशिएंट नंबर नहीं मिलता है। आप ऐसे लिख करके आ जाएं, कुछ भी लिख करके आ जाएं, 1-2 नंबर, आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है 1-2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी का लाइन लिख के आते हैं तो 6 में से 6 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए बच्चों आप लोगों को कोशिश करना है कि हम एनसीईआरटी का लाइन ही आंसर में एग्ज़ाम में लिख के आएँ। और मैं भी अपने वीडियो में यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग को एनसीईआरटी का लाइन ही आप लोग को लिख करके बताऊँ। तो अब आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 प्रमुख अंग हैं उसमें है आम सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यायिकता परिषद। इसमें जो सचिवालय हैं उसके जो हेड होते हैं उनको महासचिव कहा जाता है। तो हम इसमें महासचिव के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम आम सभा के बारे में देखेंगे और सुरक्षा परिषद के बारे में देखेंगे। आपके इस एनसीईआरटी के बुक में आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में कुछ विशेष नहीं दिया गया है, न ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में दिया गया है। हाँ, न्यायिकता परिषद के बारे में दिया गया है कि ये अब खत्म हो चुका है। न्यायिकता परिषद जो है वो बनाया गया था कि जो उपनिवेशवादी देश थे, जो उपनिवेश हो चुके थे, विभिन्न यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे, तो उनके लिए ये न्यायिकता परिषद बनाया गया था कि उनको उपनिवेश से मुक्ति दिलाया जाए। और यदि वो अपने सरकार चलाने में सक्षम नहीं है या अपना देश चलाने में सक्षम नहीं है तो इस न्यायिकता परिषद के माध्यम से वहाँ पर सरकार चलाया जाता था और उनके देश को आगे बढ़ाया जाता था। तो अब ये चूँकि सारा उपनिवेशवाद खत्म हो चुका है और सभी देश अपना अपना शासन व्यवस्था चला रहे हैं, इसलिए न्यायिकता परिषद खत्म हो चुका है। और हम अब तीन चीज़ों के बारे में, 3 अंग जो हैं उसके बारे में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा है महासचिव। जो प्रमुख अंग है उसमें सबसे पहले हैं महासचिव। महासचिव जो होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे अधिक दिखने वाला चेहरा और प्रधान प्रतिनिधि होते हैं। कहीं भी यूएनओ का प्रतिनिधित्व करना होता है तो ये महासचिव ही यूएनओ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये यूएनओ के सचिवालय के प्रधान होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी कि एक बार में ये 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और एक व्यक्ति जो है अधिकतम 2 बार ही महासचिव चुना जा सकता है, यानी कोई एक व्यक्ति अधिकतम 10 वर्ष तक ही महासचिव रह सकता है। वर्तमान में जो है पुर्तगाल के अंटोनियो गुटारेस जो है यूएनओ के महासचिव हैं। ये यूएनओ के 9वें महासचिव हैं। इससे पहले 8 महासचिव और बन चुके हैं। और 1971 के बाद से लगभग जितने भी महासचिव आए हैं 1971 के बाद से, वो सभी लगभग 2 बार महासचिव बने हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यूएनओ के ये 9वें महासचिव हैं। उसका दूसरा जो इसका प्रमुख अंग है वो है आम सभा।
आम सभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद की तरह है। इसमें जो भी देश यूएनओ का सदस्य बनता है उसका एक प्रतिनिधि आम सभा में पहुंच जाता है और यह आम सभा जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जितने भी मामले हैं उस पर विचार करता है तथा मतदान के माध्यम से उस पर निर्णय करता है। इस आम सभा में सभी देश जितने भी सदस्य देश हैं उनको एक समान मत का अधिकार प्राप्त है। सबको एक मत दिया गया है, सभी देश को एक मत है और इसमें जो भी निर्णय होता है उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उस पर 2/3 बहुमत से निर्णय होता है और शेष मुद्दों पर साधारण बहुमत से निर्णय होता है। लेकिन इसका निर्णय जो है वो सदस्य देशों पर बाध्यकारी नहीं है, यानी ये निर्णय तो दे दिया लेकिन ये निर्णय मानने के लिए कोई भी देश बाध्य नहीं है। हाँ, भले ही नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस निर्णय को माने, लेकिन कानूनी रूप से उनके पास कोई बाध्यता नहीं है कि वो आम सभा के निर्णय को माने। अब हम देखते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद यूएनओ का महत्वपूर्ण अंग है। इसका जो है शुरुआत में जब यूएनओ की स्थापना हुई थी जिसमें 51 कंट्रीज ही इसके सदस्य बने थे, तो शुरुआत में इसके 11 सदस्य थे जिसमें से 5 जो थे अस्थाई सदस्य थे, परमानेंट मेंबर थे और 6 अस्थाई सदस्य थे। फिर 1965 में अस्थाई सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और अब अस्थाई सदस्य जो है 6 से 10 कर दिया गया। तो 1965 के बाद से जो सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है वो 15 है, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनका नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, पहले सोवियत संघ इसके जगह पर था, सोवियत संघ का विघटन के बाद रूस यूएनओ में परमानेंट मेंबर बना है। उसके बाद फ्रांस और चीन। बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ये बताना है कि इन 5 देश को ही परमानेंट मेंबर क्यों चुना गया था, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा चीज़ जो बताना है वो ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि जो भी ये 5 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका जो है उनको वीटो पावर मिला रहता है। वीटो पावर का मतलब है कि कोई भी मुद्दे पर जब मतदान होती है और उस मतदान के क्रम में इन 5 सदस्यों में से जिनको कि वीटो पावर मिला हुआ है, किसी ने भी यदि नकारात्मक वोट डाल दिया, यानी कि कोई भी मुद्दे पर यदि वो ये मत डालता है कि वो इस मुद्दा को आगे नहीं लेके जाना चाहता है, तो वो मुद्दा वो वहीं ख़त्म हो जाता है। कोई भी एक सदस्य, चाहे 14 सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, चाहे 14 सदस्य उसमें हाँ हैं और एक जो अस्थाई सदस्य हैं वो यदि उसमें ना कह देते हैं तो वो मुद्दा वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 5 अस्थाई सदस्य हैं उनको वीटो पावर मिला हुआ है और वो परमानेंट मेंबर है, वो हमेशा बने रहते हैं, उनका कभी भी अलग से चुनाव नहीं होता है या वो कभी हटते नहीं हैं। उसके बाद 10 जो सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के वो अस्थाई सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इनका चुनाव जो है आम सभा के द्वारा किया जाता है। एक बार जब ये चुने जाते हैं तो फिर दोबारा ये तत्काल नहीं चुने जाते, फिर बाद में ये चुने जा सकते हैं, लेकिन तत्काल फिर दोबारा कंटिन्यूएशन में नहीं आते हैं। उसके बाद देखिए कि सुरक्षा परिषद में जो सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति इत्यादि के मैटर पर या वैर विरोध जो होता है उसके मैटर पर चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में जो भी निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पर होता है। लेकिन यदि किसी भी एक अस्थाई सदस्य ने वीटो का इस्तेमाल कर दिया तो फिर यह प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही कोई एक सदस्य वीटो का इस्तेमाल करता है तो फिर वह मुद्दा वहीं समाप्त हो जाता है। अब सुरक्षा परिषद जो भी निर्णय लेता है वो निर्णय सभी देश पर बाध्यकारी होता है, यानी कि सुरक्षा परिषद ने यदि कोई प्रस्ताव पास कर दिया तो उस प्रस्ताव को सभी सदस्य देश जो है उसको मानेंगे। अब हम देखते हैं कि सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ कुछ संस्थान है जो कि कई सारे क्षेत्र में जैसे कि सामाजिक है, आर्थिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका अभी बहुत चर्चा चल रहा है, जैसे कि कोरोना अभी महामारी फैला हुआ है, तो इससे निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है अभी देखेंगे कि कई सारे गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, सभी देशों को निर्देश दे रहे हैं। तो ये जो है विश्व में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। दूसरा जो संस्था है वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि ये विकास से जुड़ा हुआ संयुक्त राष्ट्र जो सदस्य देश हैं उनके विकास के लिए जो भी प्रोग्राम बनाना होता है
है या सहायता करना होता है तो उसमें ये काम करता है। उसके बाद तीसरा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, जो 2006 में स्थापित हुआ है। इसका काम है कि जो भी सदस्य देश हैं उनके यहाँ मानवाधिकार की समस्याओं को सुलझाना। उसके बाद इसमें चौथा जो संस्थान है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग। इसका काम है जो शरणार्थियों की समस्या उठती है उसको सुलझाना। उसके बाद पांचवा जो संस्थान है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यानी बच्चों के डेवलप के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए या बच्चों के मानसिक आर्थिक सामाजिक विकास के लिए यह काम करता है। उसके बाद छठा जो संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को कहा जाता है। यूनेस्को का नाम आप लोगों ने सुना होगा, देखे होंगे कई सारे जो स्थल होते हैं, ऐतिहासिक स्थल, उसको यूनेस्को अपने धरोहर सूची में शामिल करता है और उसके विकास के लिए वो काम करता है। तो ये यूनेस्को जो है मेनली एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सोशल क्षेत्र में यानी सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में यह सदस्य देशों के विकास के लिए काम करता है। तो इस प्रकार हम ये 6 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुषंगी संस्थाओं को देखें। इस वीडियो में इतना ही। अब हम इसका जो अगला पार्ट है वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए जो संभावनाएं हैं और जो बहस चल रही हैं उस पर डिस्कशन करेंगे और साथ में WTO और IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसके बारे में भी देखेंगे। धन्यवाद।